नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां पर आप घर बैठे ही बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको भी कोई लक्षण है तो क्या सावधानी बरतें, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा सा भी भरोसा ना करें। ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप केवल डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवा लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बताते हैं। तो हरियाणा में लगातार कोरोना केस कम हो रहे हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 2322 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 5679 लोग रिकवर हुए हैं मरीज। हरियाणा में 95% से ज्यादा रिकवरी रेट है। हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% से नीचे है। प्रदेश में 28,189 केस एक्टिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 1,825 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश में 55,38,925 लोगों को टीका लग चुका है। हरियाणा में 24 घंटे में 2,322 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 5,679 मरीज रिकवर भी हुए हैं। ये ताजा आंकड़ा हम आपको बता रही हैं। तो ग्राफिक पर नजर डालते हैं और जानते हैं क्या कुछ हाल है हरियाणा का। तो 9 मई 2021 को 13,548 नए केस मिले। उनमें से इसके साथ ही इस तारीख को ही 12,639 मरीज ठीक हुए। 10 मई की हम बात करें तो 12,718 नए केस मिले। 16,192 मरीज ठीक हुए। 11 मई को 11,637 मरीज सामने आए नए कोरोना के। 15,728 मरीज ठीक हुए। 12 मई को 12,490 मामले सामने आए। 14,264 ठीक हुए। 13 मई को 12,286 मरीज सामने आए। इसके साथ ही 16,041 मरीज ठीक भी हुए। इसके साथ ही 14 मई की हम बात करें तो 10,608 मामले मिले। 14,577 ठीक भी हुए। तो लगातार ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं तारीख दर तारीख आखिर क्या कुछ आंकड़ा रहा है हरियाणा में कोरोना मरीजों का, कितने मरीज रिकवर हुए हैं। 17 दिनों से लगातार मरीजों की संख्या में गिरावट हो रही है। अब संक्रमण के मामले कम सामने आ रहे हैं। रिकवरी रेट भी 9% के नीचे पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 9% के नीचे पहुंच गया है और रिकवरी मरीजों की लगातार हो रही है। ये ताज़ा आंकड़ा आपको हम लगातार बता रही हैं। आज ओपीडी में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब डॉक्टर दें और आपको घर बैठे ही सलाह मिल पाए। इस ओपीडी के माध्यम से घर बैठे ही लाभ ले सकते हैं और जान सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है, संक्रमण से जुड़ा हुआ बीमारी को लेकर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर वैक्सीनेशन को लेकर आपको कोई सवाल है, सलाह आप घर बैठे ही लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो घर बैठे ही कोरोना से जंग जीतने के लिए आपके लिए ये सुविधा हमने शुरू की है। ये खास प्रोग्राम सिर्फ आप दर्शकों के लिए है इंडिया न्यूज़ हरियाणा का। इंडिया न्यूज़ ओपीडी में आप जुड़कर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आप घर बैठे ही जान सकते हैं कि आखिर किस तरीके से इलाज किया जाए। दवाइयों को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सलाह आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं दवाइयों के बारे में, अपनी बीमारी को लेकर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, या आप होम आइसोलेटेड हैं और आप डॉक्टर्स की सलाह चाहते हैं,
वैक्सीनेशन को लेकर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश कुमार जुड़ गए हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं सीधा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर अरुणेश कुमार, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर अरुणेश जी, मैं चाहूंगा क्योंकि अब से कुछ ही देर में फोन लाइन शुरू हो गई हैं, दर्शकों की कॉल आना शुरू हो जाएंगे और आपसे वो सीधा सवाल पूछेंगे, सलाह आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप जागरूकता को लेकर एक संदेश लोगों को दें, किस तरीके से जागरूक करें, क्योंकि अब संक्रमण तो कम हो रहा है लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, सावधानी उसी तरीके से हमें बरतनी है। किस तरीके से आने वाली सिचुएशन को आप देख रहे हैं और क्या सलाह आप मरीजों को देना चाहेंगे, लोगों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी हम लोग एक कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर थी जी, वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी पिछले वाले से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों का संक्रमण हुआ, बीमार लोग ज्यादा पड़े, यंग पीपल जो यंग लोग हैं उनको भी ये बीमारी हुई, मोर्टेलिटी ज्यादा थी और इस बार ज्यादा सिक लोग आए थे। तो हमारे पास हॉस्पिटल में अभी हमारा बहुत ही बुरा हाल था। अब मैं यूं कहूं कि पूरी हॉस्पिटल वर्कफोर्स स्ट्रेस्ड हो गई थी। लॉकडाउन एक बहुत अच्छा कदम था। लॉकडाउन के बाद डेफिनेटली अब नंबर ऑफ केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन याद रखें कि कम होना अभी एक कारण है क्योंकि लोग अभी एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, वो घर के अंदर है। एक बार जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, एक बार अगर हम लोगों ने अपना गार्ड डाउन किया, अगर हमने प्रॉपर कोरोना बिहेवियर नहीं रखा, तो ये दोबारा बढ़ सकता है, क्योंकि जो म्यूटेटेड वायरस अभी हम देख रहे हैं वो ज्यादा संक्रमित होता है, वो ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन उससे फैलता है जी। और अगर हमने ये सावधानियां नहीं बरती, ये इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। हमारे पास कुछ ऐसे मरीज भी आए हैं जिनको इससे पहले में कोरोना 1.0 में भी उनको कोरोना हुआ था पिछले साल, और इस बार भी उनको कोरोना हुआ है। तो ये बातें दिखा रहा है कि हमारा जो पिछला इन्फेक्शन है वो भी ये गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर गए हैं, उन्होंने अपना रूप रंग चेंज कर लिया है। तो आगे का हमारा यही एकमात्र तरीका है जो कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, वो है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, और यदि किसी की तबीयत खराब हो घर में तो जल्दी से जल्दी उनको सेपरेट कर देना, आइसोलेट कर देना, क्योंकि ये बीमारी फैलती है। तो ये मूल मंत्र होगा। कोरोना कम जरूर हुआ है, गया नहीं है, और इसके बड़े चांसेस हैं कि ये फिर से आ सकता है, इसीलिए हम सबों को सजग रहना है। ठीक है डॉक्टर अरुणेश, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर सचिन कल्याण, रेजिडेंट कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से जुड़ गए हैं। डॉक्टर सचिन, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। जी डॉक्टर सचिन, क्योंकि लगातार हम इसी बीमारी पर चर्चा भी करते आ रहे हैं पिछले लंबे समय से, और आज ओपीडी में हम पूरी कोशिश करेंगे आप दोनों ही डॉक्टर्स के जरिए कि लोगों के उनके हर सवाल का जवाब मिल पाए। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और सवाल आपसे पूछेंगे, सलाह लाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि लगातार हम दर्शकों की कॉल फोन लाइन पर भी लें। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक हिसार से। दीपक जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी। मेरी मदर की उम्र 80 ईयर्स है जी, और उनको जो है अभी भी दोपहर को पिछले 4 दिन से बुखार आ रहा है। वैसे वो ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी 96.7 है। तो 14 दिन हो चुके हैं, अभी भी दोपहर को बुखार आता है और हम पैरासीटामोल दे रहे हैं उनको। जी। तो कब तक बुखार आ सकता है? जी डॉक्टर सचिन, मैं चाहूंगा सर आप इसका जवाब दें। सर देखिए, बुखार का ऐसा है कि अगर आप क्या ले रहे हैं, मेडिसिन क्या ले रहे हैं बुखार के लिए अभी? हेलो जी सचिन जी, आपकी आवाज आ रही? हेलो, चलिए, लगता है संपर्क एक टूट गया, दोबारा कोशिश करते हैं। डॉक्टर अरुणेश, अगर आपने सवाल सुना हो तो मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें और सलाह दें दीपक जी को जो वो सवाल पूछ रहे हैं। दीपक जी, देखिए, बुखार का चौथा दिन हो गया है, तो अभी जो बुखार का सबसे कॉमन कारण है वो है वायरल, उसमें कोरोना वायरस सबसे कॉमन है। तो मैं कहूंगा कि एक बार आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके उनको दिखवाएं, क्योंकि 4 दिन बुखार अगर हाई फीवर चल रहा है तो ये कोरोना भी हो सकता है। हालांकि बुखार के दूसरे कारण भी हैं। माता जी को डेफिनेटली आप आइसोलेट कर लें, एक रूम में रख लें, क्योंकि जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि ये किस कारण से हो रहा है, तब तक
कम से कम दूसरों को ना फैले उसके लिए हमें काम करना होगा। अभी आप फिलहाल पैरासीटामोल की गोली जरूर दें, उससे बुखार थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एक सलाह कर लें जिसमें कि कोविड आरटीपीसीआर की भी जांच करानी पड़ सकती है, क्योंकि अब चौथा 5वां दिन हो रहा है, ये सही समय है जहाँ पे कि आप ये जांच करवा सकते हैं। इसके साथ साथ एक आप जनरल फिजिशियन से मिलें ताकि जो बुखार के दूसरे कारण है उसकी भी जांच की जा सके। पानी पिलाइए, हाइड्रेटेड ज्यादा रखिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है और अगर आपका बुखार ज्यादा हो रहा है तो शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है, इसीलिए उनको पानी, नमक पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाएं और फ्लूइड ज्यादा दें ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। चलिए, शुक्रिया दीपक जी जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। अंबाला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी, आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। चंद्र प्रकाश जी, मैं चाहूंगा टीवी का वॉल्यूम आप म्यूट कर लें अगर ऑन हो तो। 2-3 दिन से बीमार था तो कोविड का टेस्ट करवाया जी, तो उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आई है। ठीक है जी, तो वो नेगेटिव आई है रिपोर्ट तो आई, तो मेरे को थोड़ा सा खांसी है, अभी फेफड़ों में वैसे इन्फेक्शन है, डॉक्टर साहब ने बताया मेरे को, बाकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है जी। उसके लिए क्या करना है डॉक्टर से? मैं डॉक्टर ले रहा हूँ, एक दवाई ले रहा हूँ जी, पर कोई इसमें कोई ज्यादा खतरा तो नहीं है कोई? जी सचिन जी, रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन फिर भी सिम्टम उनको कुछ लग रहे हैं, फीवर की प्रॉब्लम बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट नेगेटिव आना कोई बहुत असंभव बात नहीं है। कभी कभी होता है कि रिपोर्ट की सैंपलिंग अच्छे से नहीं हो पाती, इस वजह से भी हो सकता है, पहला कारण। दूसरा ये है कि आपको अगर लग रहा है, सबसे पहले तो आप आइसोलेटेड हो जाएं, और आइसोलेटेड होने के साथ साथ अपना उसके लिए चेकअप भी कराएं, एक फिजिशियन के पास जाएं और एक बार चेक करवाएं। खांसी का जरूरी कारण नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना के कारण ही खांसी हो रही है, कोरोना के और कारण है। आप एक बार फिजिशियन के पास जाएं, अपने निजी हॉस्पिटल जो भी आसपास है उनसे एक बार चेक करवाएं आप, और सैंपलिंग भी गलत हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसे आप उस चीज पर निर्भर मत रहिए। चलिए चंद्र प्रकाश जी, उम्मीद है कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिला होगा। प्रिकॉशन आप बरतें, रिपोर्ट नेगेटिव है उसके बावजूद भी आप पूरी सावधानी बरतें। सचिन जी, कई बार यही दुविधा लोगों के मन में रहती है कि रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन सिम्टम आ रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए, और ऐसा ही है कि ये सवाल था, अक्सर ऐसे लोगों के सवाल सामने आते हैं। हाँ जी, तो सर इसके लिए अब ये है कि देखो किसी का भी फॉल्ट नहीं है इसमें, बीच में जो होना है। अब हम सैंपल ले रहे हैं, हम जैसे अब ड्यूटी करते हैं, हमें खुद भी सैंपल लेने पड़ते हैं, तो सैंपल लेने में जरूरी नहीं है कि हमने सही लिया या नहीं लिया, सही लेने को सब कुछ सही होता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिपोर्ट, अब मशीनरी है, मशीनरी के पास भी एक, उसमें भी हर चीज का रिएजेंट रहेगा, सब कुछ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो चलेगी। मशीनरी भी कभी कभी फॉल्ट दिखा देती है, कभी कभी मशीनरी दिखाती है, या फिर वायरस लोड इतना कम होता है कि नेगेटिव आ जाता है, और वायरस लोड थोड़े दिन बाद बढ़ जाएगा जी। इसलिए बहुत सारे कारण हैं, कुछ भी हो, आप जितना हो सकता है आइसोलेटेड रहे, मास्क लगाएं और बचे रहें। ठीक है, यमुनानगर से अनिल हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। अनिल जी, अपना सवाल करिए। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनिल जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल करिए और टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सर। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, सर टीवी की आवाज सर बंद कर लीजिए। हाँ जी जी। 10-15 दिन से ना डॉक्टर साहब मतलब बलगम होती रहती है, वैसे बुखार वगैरह कुछ नहीं है, इसके लिए क्या किया जाए? अरुणेश जी, क्या आवाज नहीं है क्या? सर एक बार आप दोबारा से अपना सवाल दोहराइए और टीवी की आवाज बंद कर लीजिए अगर ऑन है तो। सुन पा रहे हैं सर? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जब भी हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज बंद कर लें या अपने टीवी सेट से दूर हटकर बात करें, ताकि आपके सवालों को
डॉक्टर सही तरीके से सुन पाएं और आपको सही सलाह भी मिल पाए। अरुणेश जी, उसी पर लगातार हम चर्चा क्योंकि कर रहे थे, आप कई बार नेगेटिव रिपोर्ट रहती है मरीजों की और उसके बावजूद भी कुछ सिम्टम रहते हैं। अभी जो कॉलर जुड़े उनका भी लगभग मुझे जितना समझ आया इतना यही कुछ सवाल था। तो ऐसे में मरीजों के सामने दुविधा रहती है, क्या करें? दवाइयां चल रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी गले में दिक्कत है या फीवर लगातार आ रहा है, फीवर नहीं उतर रहा है। अब लोग ये सोचते हैं कि घर पर रहें या अस्पताल में जाएं। क्या ऐसे में लोगों को करना चाहिए और क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? देखिए, ये बहुत कॉमन है इस खास करके इस बारी वाले कोरोना के महामारी में कि आपके सारे सिम्टम्स हैं लेकिन आपके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे। इसके 2-3 कारण होते हैं। हाँ। एक कारण तो ये है, या तो इन्फेक्शन में वायरल लोड एक हम लोग होते हैं कि आपके गले में वायरस की संख्या कितनी है। तो अगर किसी को कोविड हुआ है और उसमें वायरल लोड कम है तो उस केस में हमारे जो पीसीआर किट्स हैं कभी कभी इसको पिकअप नहीं कर पाते। दूसरा एक कारण एक बताया जा रहा है कि इन सैंपलिंग का मेथड, जो लोग जहाँ जो आरटीपीसीआर के लिए स्वैब लेते हैं, अगर वो सैंपलिंग टेक्निक ठीक नहीं है तो उसके कारण पॉजिटिव होते हुए भी आपको नेगेटिव आ सकता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो है म्यूटेंट की, कि कुछ वायरसेस हैं जो कि जो आरटीपीसीआर को बाईपास करते हैं, वहां पे आप इसको पता नहीं कर पाते कि इनको वो इन्फेक्शन है। तो इसलिए हमारे हम लोग जो कोविड डायग्नोसिस करते हैं उसमें एक तो सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ कोविड आरटीपीसीआर जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ जो मरीज पर्टिकुलरली बीमार हैं, जिनको बुखार है, खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, उनका एक सीटी स्कैन भी करवाते हैं हम लोग जी, जो आमतौर पर हम लोग 7 दिन के बाद करवाते हैं। 7 दिन से पहले सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। अगर किसी को बुखार 7 दिन तक रह गया है, खांसी हो रही है और सांस फूल रहा है तो एक सीटी स्कैन करवाते हैं। और सीटी स्कैन में कोविड बीमारी का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो अब विथ एक्सपीरियंस अब हमें पता चल जाता है कि ये पैटर्न जो है ये कोविड में फिट करता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनके नेगेटिव होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रिपीट टेस्ट भेजते हैं और तब तक उसको कोविड की तरह ट्रीट करते हैं। नाउ ऐसे मरीज अगर घर पे हो तो थ्योरेटिकली इन्फेक्शन का रिस्क दूसरे को हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस समय में जिस समय में टेस्ट किया गया उस समय वायरल काउंट कम हो, बाद में ये चेंज होता है तो हो सकता है वही मरीज दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसे कोरोना संबंधित कोरोना की तरफ वाले सिम्टम्स हो, अगर आपका कोविड नेगेटिव है तो भी आप अपने चिकित्सकों के संपर्क में रहना चाहिए। और अगर तबीयत खराब हो, बुखार रहे, सांस फूलने लगे तो हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा पाए। कोरोना के समय में भी कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियां हैं, अभी भी टीबी होता है, अभी भी चेस्ट इन्फेक्शन होता है, अभी भी न्यूमोनिया होता है दूसरे कारणों से। तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस ये बैक्टीरिया कहीं चले गए, ये बहुत अभी भी इधर ही है। लेकिन हाँ, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए वो है कोरोना को रूल आउट करना, क्योंकि ना सिर्फ हम मरीजों को ठीक करना चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि उनसे दूसरों को संक्रमण ना हो। इसलिए कोरोना के संबंध में हम लोग ज्यादा प्रयास करते हैं कि उसकी डायग्नोसिस होगा। जी सचिन जी, क्योंकि अन्य बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि अब कोरोना चल रहा है इसलिए सर्दी जुकाम खांसी ये अन्य बीमारियों के भी लक्षण हैं। नॉर्मल जब वायरल चलता है तब भी इस तरीके के लक्षण आते हैं, फीवर भी आता है। तो क्या लोग सिर्फ कोरोना का डर लोगों के मन में बैठ गया है कि अगर उनको सर्दी जुकाम होता है, फीवर आता है, गले में खराश होती है तो लोग समझते हैं कि हमें कोरोना तो नहीं हुआ और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है? तो ये दुविधा लोगों के मन में आखिर जो रहती है इसको दूर कैसे किया जाए? सचिन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सचिन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो रहा, दोबारा हम कोशिश करते हैं। अरुणेश जी, अब एक ब्लैक फंगस का खतरा भी लोगों के मन में है, ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ब्लैक फंगस के विषय पर भी आप थोड़ा अगर बता पाएं तो कैसे लोग इससे डरे नहीं या फिर मन में कोई डर अपने ना बैठाएं, और किन मरीजों को ये हो सकता है, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? देखिए, फंगस हमारे आसपास हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं था वो 5 महीने पहले नहीं थे, 5 साल पहले नहीं थे, हमेशा था। अभी भी आपके घर में कहीं भी डैम्प जगह हो जहाँ पे नमी आ जाती है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फंगस ग्रो करने लगता है जी। आपके ब्रेड्स में आपने देखा होगा, पावरोटी में ब्रेड में भी फंगस ग्रो करता है। तो नॉर्मली ये फंगस हमारे आसपास रहते हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो ठीक रहती है।
तो ऐसे लोग, अभी कोरोना में क्या होता है, जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि वायरस से रिकवर करने में आप कमजोर हो जाते हो और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है जी। ऐसे समय में जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, जो आपके साथ चारों तरफ से, पहले उनको कोई आपको दिक्कत नहीं कर सकते थे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी जी। आपकी इम्यूनिटी कम होने के बाद वही फंगस आपसे अटैक करने लगता है। तो नॉर्मली इनके बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, मैं कहूंगा कि हम लोग इसको कलर ना बोलें, ये फंगस है, बेसिकली ब्लैक हो, येलो हो, व्हाइट हो, जो भी है, ये एक फंगस है जी। ये ऐसे मरीज में खास करके कोरोना के बाद ये सामने आया है, जिनको जो कोरोना जिनको अभी है या जस्ट रिकवर कर रहे हैं, पिछले 3 महीने में इनको कोरोना हुआ है, प्लस उनको हाई डोज स्टेरॉइड, जो हम लोग ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड यूज करते हैं कोरोना में, कोविड की बीमारी में, जो सीवियर कोविड है उसमें, जिसको स्टेरॉइड के डोजेज लगे हैं, जिनको कुछ इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, टोसिलिजुमैब, इटोलिजुमैब वगैरह ये सब लगे हैं, जो डायबिटिक है, जिनको शुगर की बीमारी है और शुगर का कंट्रोल बढ़िया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मेरी अपील होगी लोगों से कि जिनको अभी कोविड हुआ है और जिनको डायबिटीज भी है, वो अपने इंश्योर करें कि उनकी डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है फंगस बीमारी के लिए। इसके अलावा जो ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग, ऑक्सीजन की क्वालिटी, वो साफ सुथरी, मास्क साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फंगस ग्रो करते हैं और वो फंगस आपके सांस की नली के माध्यम से आपके साइनसेस में, आपके लंग्स में, फेफड़े में जाके बैठ जाते हैं और चूंकि इम्यूनिटी कम होती है तो वहां से बीमारी होती है। इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन सजगता जरूरी है। सजगता क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स जैसे हेडेक होना, सर में दर्द होना, नाक बंद होना, नाक से रिसाव आना, आंख में सूजन होना, देखने में दिक्कत होना, ये सारी चीजें अगर कुछ हो रही हैं, फेस में पेन होना, मतलब अचानक से लगे कि नाक और बीच वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो शीघ्रातिशीघ्र इसकी जांच करवाएं, क्योंकि ये फंगस हो सकता है जी। सजगता रखें, लेकिन पैनिक नहीं करें, क्योंकि हर किसी को फंगस नहीं होता है, इसलिए पैनिक करने का सिचुएशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स सजग रहना है, देखना है, ठीक है, मतलब अगर हुआ है तो उसका उपचार जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश शर्मा। हरीश जी, अपना सवाल करिए। हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा से एक बार आप कॉल करने की कोशिश करिए। सचिन जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी। सचिन जी, अभी डॉक्टर अरुणेश ने एक बात कही कि पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट ना करें। कोरोना की जब दूसरी वेव आई तो इस तरीके से स्थितियां बन गई कि लोग पैनिक होने लगे। ऑक्सीजन को लेकर जो स्थितियां बनी, जो मारामारी चली, अस्पताल में बेड लोगों को नहीं मिल रहे थे, या फिर जो भी दिक्कतें आ रही थी, उसको लेकर लोगों के मन में एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि अस्पतालों में हमें ना जाना पड़ जाए, क्योंकि वहां पर स्थिति और ज़्यादा बदतर हो सकती है। ऐसे ही ब्लैक फंगस को लेकर स्थितियां पैनिक वाली क्रिएट ना हो, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले, जब तक आपको पूरा उसके बारे में नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, तो उसकी पहले पूरी जांच कराएं जी। जब तक जांच नहीं होगी तब तक आप ये नहीं अपना एजम्पशन लगाएं या फिर अपनी तरफ से सोचते रहें कि भाई हमें हो गया, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो आप डरोगे तो आपको, बेसिकली हमारे ह्यूमन नेचर क्या होता है, हम अगर डरेंगे किसी चीज से तो हमें और ज्यादा हार्म करेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड उसके लिए सेटअप ही नहीं है, रेडी ही नहीं है उसके लिए लड़ने के लिए। सबसे मेन है कि हमें अपनी बॉडी का विल पावर को बूस्टअप रखना है। हमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। अगर हो भी गया तो क्या हुआ, अब आज नहीं 10 दिन बाद ठीक हो जाएगा, पर अगर आप विल पावर पहले भी नहीं हार जाओगे तो आप साइकोलॉजिकली मर जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कुछ जो हो रहा है जी। अच्छा सचिन जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्योंकि सेकेंड वेव में स्थितियाँ नाजुक दौर में थी, लोग जब अपने मरीजों को लेकर अस्पतालों में आ रहे थे तो बड़ी ही सिचुएशन विकट हो गई थी। कैसे आप लोगों ने संभाला, कैसे मरीजों को ये समझाया कि पैनिक नहीं होना है, सावधानी कैसे बरतनी है, और मरीजों की तीमारदारों को समझाने में कितनी चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा? सर, था, बहुत मुश्किल था, बट अब सिचुएशन आ गई है हाथ में, पहले नहीं थी। क्योंकि देखो, एक टाइम पे इतना सारी पब्लिक को एकदम से इफेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है जी। और
हमारा सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं अभी कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में हूँ। बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, पर वहाँ पे भी इमरजेंसी में बेड्स की कमी होनी शुरू होगी। बाद में स्ट्रेचर पे पेशेंट, स्ट्रेचर नहीं मिला तो स्ट्रेचर से नीचे भी पेशेंट। बट ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेशेंट को जगह ना मिली हो। सबको जितना कोशिश हो सकी उतने को हमने ट्राई किया है कि जगह मिल जाए, बेड मिले और उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन और सुविधा मिल दे पाए। ठीक है, एक दर्शक हैं आशा यमुनानगर से। आशा जी, आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तो लोग वो कोरोना संक्रमित होते हैं, उनके पास जाने से डरते हैं, ऐसा क्यों? जी देखिए मैम, डरना बिल्कुल जायज है, बट डर का मतलब ये नहीं कि आप डर के बिल्कुल छुप के बैठ जाओ कहीं। ऐसा है कि आप जाओ, मास्क लगाओ, सबसे मेन है मास्क की। और जो जो चीज अगर कोई संक्रमित नहीं, पहले संक्रमित को आप इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब मत करें कि उसके पास जाओगे तो कुछ हो जाएगा। अगर वो मेंटली बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो कैसे अपनी बीमारी से लड़ पाएगा। आप उसके साथ रहें, उसको बस ये है थोड़ा अपनी दूरी मेंटेन रखें। जितने जो जो चीजें वो टच कर रहे हैं उनकी चीजें अलग रखें, आइसोलेटेड रहें। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात बंद कर दें। ये है जैसे आजकल होता है कि लोग अपने आस पड़ोस से मिलना ही बंद कर देंगे कि भाई वहां तो कोरोना है। ऐसा नहीं है, बातचीत करने से कोरोना नहीं होता, संक्रमण करने से होता है। जब आप बिल्कुल साथ उनके जाएंगे, जुड़ेंगे, तब होगा। थोड़ी दूरी बनाए रखें और मेंटली किसी को ऐसा मत होने दें कि वो और ज्यादा बेचारा बीमार हो जाए। चलिए, शुक्रिया आशा जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनुडेश, क्योंकि ये बड़ी बात है, मानसिक तौर पर तनाव को दूर रखना ज़रूरी है कोरोना मरीजों के लिए, ये हमें ध्यान में रखना होगा। अगर हमारे आसपास या हमारे परिवार में कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सावधानी भी है, लेकिन उसके साथ साथ मरीजों को सारी सुविधाएं मिलती रहें और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत, बीमारी को लेकर उनके मन में पैदा ना हो, उनके दिमाग पर ये प्रभावित ना करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो मानसिक तनाव है, क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं है पेंडेमिक के लिए। एक पेंडेमिक है जी, जो कि पिछले अब करीब 1.25 साल से हमारे साथ है। मार्च से शुरू हुआ था। हमने सोचा था कि ये निकल जाएगा थोड़े दिन में, ऐसा हुआ नहीं। अब ना सिर्फ ये आया है, इट हैज कम विद अ बैंग। ये चेंज हो गया है, म्यूटेट हो गया है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल इस समय में हम लोग फिर इसकी बात ना कर रहे होंगे जी। तो ये हमारे साथ रहने वाला है, कहने का मतलब। तो अगर कोई एनिमी, कोई दुश्मन आपके साथ रहने वाला है, आपको पता है कि वो रहने वाला है, तो उसको पैनिक करने की बजाय हम अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस लाएं जिससे कि हम इससे बच सकें और साथ ही साथ हमारी जिंदगी भी चलती रहे। क्योंकि लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन ऑप्शन नहीं है, कभी ना कभी ये लॉकडाउन खुलेगा। बिल्कुल। तो उस लॉकडाउन में हम लोग अपने बिहेवियर में चेंजेस करें, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको रखें। और अगर किसी को कोविड होता है तो हमें पता है कि 85% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन लगता भी है तो 100 में से 85 लोग को कोई दिक्कत नहीं होती, उनको पता भी नहीं चलता है कि मुझे हुआ है। 15% लोगों में जो मेजर 10% लोग हैं उनको माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज ही होता है, जो कि जल्दी ठीक हो जाता है। 5% लोग हैं उनको सीवियर डिजीज होता है। उसमें से कुछ 50% लोग जो 5% में हैं वही आईसीयू में जाते हैं, और 1 से 2% की मोर्टेलिटी होती है जी। तो अगर आप इस बीमारी को कंपैरिजन करें, मैं टीबी का एग्जांपल देता हूँ। टीबी से मरीज कोरोना से ज्यादा मरते हैं, टीबी की बीमारी से। तो आप अगर ऐसे कंपैरिजन करके देखें कि एक नॉर्मल निमोनिया जो होता है, बैक्टीरियल निमोनिया होता है, उसकी मोर्टेलिटी कोविड निमोनिया से ज्यादा होती है जी। तो अगर आप कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है, ये वायरल निमोनिया है, बचने की जरूरत है, हमें ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। हम अगर ना लगे तो अच्छी बात है, और अगर किसी को लगे तो हमें पता हो कि क्या करना है जी। उसको आइसोलेट करना है, उसके पास नहीं जाना है, और उसको मेडिकल सपोर्ट देना है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वहां से वो वायरस आगे ना जाए। ठीक है। मेंटल स्ट्रेस अगर हम लेते हैं तो ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। हमें इसके साथ रहना है और इसमें हम अपने आप को अडेप्ट करें ताकि इसके संक्रमण को रोकें। और मानसिक रूप से ऑफ कोर्स जरूर, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से बात करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो किसी काउंसलर से बात करना, अपने दोस्तों से बात करना। अगर आप डायरेक्टली नहीं बात कर पा रहे हैं तो आजकल वीडियो कॉल्स बहुत कॉमन है, जहाँ पे आप कोशिश करें कि वीडियो पे करें ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ताकि साइकोलॉजिकली आप स्वस्थ रहें। ठीक है।
कुश जुड़ गए हमारे से एक दर्शक कुरुक्षेत्र से। कुश, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए सर। मैं ये पूछना चाहूँगा, अब जो लोग मान लो कोरोना से संक्रमित होते हैं, उनके पास जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल भी। डॉक्टर अनुरेश। तो कोरोना से कोई अगर संक्रमित है कुछ, तो 2 हफ्ते तक उसके पास उससे दूरी, क्योंकि उससे संक्रमण 2 हफ्ते तक हो सकता है, 2 वीक्स। इसीलिए हम लोग क्वारंटाइन का कंसेप्ट जो 2 हफ्ते का आया है वो इसीलिए है क्योंकि इस दौरान मरीज से वायरस का संक्रमण हो सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि ऐसे समय में आप उनसे फेस टू फेस ना मिले, अगर मिले भी तो 2 गज से ज्यादा की दूरी लगा के रखें, खुद मास्क लगाएं और मरीज को भी मास्क लगाने को कहें। तो अगर ये 2-3 चीजें अगर हम करें तो हम उस चेन ऑफ इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, जो कि कोरोना में बहुत जरूरी है। चलिए, शुक्रिया कुछ जुड़ने के लिए। सचिन जी, इस तरीके के 2 सवाल हमारे पास आ गए। एक दर्शक पूछ रहे थे कि संक्रमित व्यक्ति से दूरी क्यों लोग बनाकर रखते हैं, और अभी जो कुरुक्षेत्र से कुछ जुड़े उन्होंने कहा कि क्या संक्रमित मरीजों के पास जाएं ना जाएं। अब इस तरीके के सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं, तो क्या ये अब माना जा रहा है कि जो छूने वाला संक्रमण था या एक दूसरे से फैलने वाला संक्रमण था वो कमजोर पड़ गया है? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अभी भी जो रिसेंट वायरस का R0 फैक्टर होता है वो काफी, R0 मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितनी जल्दी संक्रमित कर सकते हैं। जो नए वायरस के म्यूटेशंस हो रहे हैं, जो वायरस आ रहे हैं, उनका R0 पहले से बढ़ा है जी। इसका मतलब है कि वायरस को संक्रमित करने की क्षमता उसकी बढ़ी है। तो अब हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम ये मास्क लगाना और दूरी रखना, इसको ज्यादा सख्ती से पालन करें, मोर सो जबकि अब ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्लीज अगर किसी को कोरोना संक्रमित मरीज हो, उनके आसपास 2 हफ्ते तक दूरी बना के रखें, खुद मास्क लगाएं, मरीज को भी मास्क लगाएं। अच्छा डॉक्टर सचिन, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जो शुरुआत में बात सामने आई थी कि हवा के जरिए वायरस फैलता है, ऐसी बातें सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने पढ़ी, तो इस बात को लेकर कैसे लोगों के माइंड में आप क्लियर करेंगे इन बातों को, इस भ्रम को, इस भ्रांति को? हवा में अगर फैलता है तो कितनी दूरी तक फैलता है, या फिर ये किस तरीके से हवा में रहता है, या कितनी देर तक हवा में रहता है, कितनी दूरी तक फैल सकता है, ये अगर आप क्लियर एक बार कर पाएं तो। सर, ऐसा नहीं है कि हवा से फैलता है। अगर हवा से फैलेगा तो हम अगर कहीं पे भी बैठे होंगे, जैसे कोई संक्रमित आदमी मेरे रूम पे आके गया है, तो मेरे रूम पे आएगा तो उसके बाद भी हवा में रहेगा, तो मुझे किसी भी टाइम हो सकता है। मास्क अगर मैंने तब डाला हुआ है, अगर वो आधे घंटे बाद भी मैं मास्क उतारता हूँ, मुझे तब भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एयरबोर्न है। एयरबोर्न ये अभी नहीं है वायरस। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि 5-7 दिन से खांसी है जी, और रोटी तो खाता हूँ, भूख भी लगती है, सारे काम ठीक, लेकिन थोड़ी खांसी है। आपने टेस्ट करवाया सर? नहीं जी। ठीक है, 4-5 दिन से है जी। डॉक्टर अनुरेश, मैं चाहूंगा आप सलाह दें। तो देखिए, खांसी अगर 4-5 दिनों से है तो खांसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है आपको इन्फेक्शन के कारण खांसी हो रही हो, एलर्जी के कारण खांसी हो रही हो। तो ये एक ब्रॉड सिम्टम है जिसमें ये सब होता है। तो स्टार्ट में आप कोई कफ सिरप लें, लेकिन अगर ये खांसी रह रही है तो एक डॉक्टर से दिखवाएं, क्योंकि हर खांसी कोरोना से ही नहीं होता है। भारत में और भी दूसरे कारण है खांसी होने के, इन्फेक्शन के, दूसरे इन्फेक्शन के, वो करें। अगर आपको बीच में बुखार आ रहा है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें और कोरोना की जांच जरूर कराएं। ठीक है डॉक्टर अनुरेश, वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है, लगातार आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आबादी को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे, संक्रमण से हम लड़ पाएंगे। लेकिन कई लोगों को जब वैक्सीन लगने के बाद भी फीवर आया और उनको कुछ सिम्टम नज़र आए, तो लोगों के मन में, लोगों के जहन में सवाल आया कि वैक्सीन लगने के बाद भी क्यों तबीयत खराब हो रही है। तो कैसे आप लोगों को समझाएंगे और कैसे बताएंगे कि वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, और अगर सिम्टम आते हैं तो क्या किया जाए? ओके, वैक्सीनेशन, आप किसी भी वैक्सीन का नाम ले लो, जो आज तक कोई ये पहला वैक्सीन नहीं है कोविड का। आप चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डीपीटी के टीके, हर एक वैक्सीन के बाद फीवर आना कॉमन है, ये किसी भी वैक्सीन के साथ है। तो ये कोरोना इसका अपवाद नहीं है, कोरोना वैक्सीन के बाद भी फीवर आ सकता है।
कोरोना वैक्सीन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास कोरोना की अप्रोप्रिएट दवाइयां नहीं है जिससे कोरोना ठीक होता है। वैक्सीन इसका एकमात्र उपाय है जो कि आपको कोरोना लगने से बचाएगा जी। ऑफकोर्स मास्क के बाद वैक्सीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जब शुरू में वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था तो लोगों के पास बहुत ही वैक्सीनेशन स्केप्टिसिज्म था कि हमें इससे बहुत नुकसान होगा इसलिए ना लगाएं। उस समय भी हमने कहा कि ये वैक्सीन हम ज्यादा से ज्यादा जब तक हमारे 30% पॉपुलेशन कम से कम वैक्सीनेट नहीं हो जाती है तो हमें हर्ड इम्यूनिटी का ये नहीं मिलेगा। जो मतलब लोगों में जब लोग एक साथ इम्यूनिटी डेवलप करने लगेंगे तो वायरस का संक्रमण अपने आप रुक जाता है। उसको अचीव करने के लिए एक तो तरीका है इन्फेक्शन जो तो हुआ ही है अभी, लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन कराएं तभी हम उस दिशा की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। अगर किसी 1 करोड़ लोगों में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने पे अगर किसी को 10-15 लोगों को सीरियस एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको एडवर्स इफेक्ट नहीं कहा जाता है। ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है। इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी इसके वैक्सीनेशन के लिए जरूर जाएं और वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। ठीक है। अगर बुखार होता है तो हम लोग सिंपल पैरासीटामोल ले लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम में बुखार चला जाता है जी। यमुनानगर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं अमर कौर। अमर कौर जी आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। अमर कौर जी आप सुन पा रही हैं मुझे? अमर कौर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी। डॉक्टर साहब ये फ्लैग मार्क्स के, हाँ जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल करिए। हाँ जी डॉक्टर साहब ये जो हेलो अमर जी टीवी की आवाज अगर ऑन हो तो उसे बंद कर लीजिए पहले। ये लक्षण क्या है डॉक्टर साहब? किसके आप कोरोना के लक्षण पूछ रही हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब। अरुणेश जी कोरोना के लक्षण? बुखार, खांसी, सांस फूलना, सर दर्द, अगर ये सारी चीजें 3 से 4 दिनों तक परसिस्ट लगते रहें और अगर आपके गले में खराश लगे, दर्द हो, सांस फूले, ये सारे लक्षण कोरोना के हो सकते हैं। हालांकि ये सारे लक्षण किसी दूसरे बीमारी, दूसरे इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में जबकि काफी कोरोना फैला हुआ है, अगर ये कोई भी सिम्टम्स आपको हो तो कोरोना की जांच जरूर करवाएं। अमर जी कोई और सवाल आपका? चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जागरूकता है संक्रमण के प्रति भी और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी, क्योंकि डॉक्टर अरुणेश ने अभी इस बात का जिक्र किया कि वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा वैक्सीनेट आबादी को हम लोग कर पाएंगे उतना ज़्यादा संक्रमण को तोड़ पाएंगे, इसकी चेन को तोड़ पाएंगे, संक्रमण को कमज़ोर कर पाएंगे। और अगर वैक्सीन के बाद भी आप में सिम्टम आते हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं जाएंगे। हल्का सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आपको हो सकता है तो वो दवा लेकर डॉक्टर्स की सलाह पर आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। डॉक्टर सचिन, अब संक्रमण कम हो रहा है धीरे धीरे, इसका असर मामले भी कम आ रहे हैं। ठीक है, सचिन जी हमारे साथ नहीं है, दोबारा हम जुड़ेंगे उनके साथ। लेकिन डॉक्टर अरुणेश, तीसरी लहर को लेकर किस तरह से लोग जागरूक रहें, क्योंकि ये कहा जा रहा है, हालांकि अभी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अंदेशा इस बात का है कि तीसरी लहर अगर आती है तो ये बच्चों को प्रभावित कर सकती है, तो कैसे लोग आगे भी सावधानी लगातार बरतते रहें? बिल्कुल, क्योंकि तीसरी लहर अगर जब आएगी जो हम लोग सोच रहे हैं तो वो एक दूसरे म्यूटेटेड वायरस के साथ आएगी, क्योंकि जो नॉर्मल एक वायरस होता है जब एक बार जब उसको हटा दिया जाता है तो अपने आप से वो चेंज करता है, के रूप रंग चेंज हो जाते हैं और फिर उसके साथ वो तीसरी लहर आता है। ऐसा अंदेशा है कि तीसरी लहर में, क्योंकि हमने देखा है कि जो पहली लहर थी उसमें एल्डरली ज्यादा थे, जो लोग हमारे मरीज के जो आते थे उसमें ज्यादा 50-55 साल से ऊपर के होते थे, उसमें यंग कम होते थे पिछले साल। इस साल हमने देखा कि उससे ज्यादा अचानक से यंग पीपल आने लगे, जो 25 से ऊपर के लोग हैं, 25 से 50 के बीच में, उसको काफी इन्वॉल्व किया है इस बार के कोविड ने। इसका एक कारण तो ये भी रहा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लग चुका था, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन कुछ महीनों में लग चुका था। अब चूंकि इस तरह का एक झुकाव देखा जा रहा है वायरस का, ये यंग टुवर्ड्स यंग की तरफ जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो तीसरा वेव होगा उसमें चांसेस हैं कि बच्चों को ये ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। हालांकि इस वेव में भी मेरे पीडियाट्रिक कलीग्स के अंडर में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे एडमिट हुए हैं, लेकिन इनकी बीमारी का लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ये लोग
मतलब बहुत बहुत सिक पेशेंट्स नहीं होते हैं। तो जागरूकता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी वायरस का स्ट्रेन हो, फैलेगा वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ही होगा, लोगों से ही फैलता है, हम एक दूसरे को वायरस देते हैं। अगर हम उस चेन को रोक पाए तो तीसरा वेव भी उतना ज्यादा विनाशकारी, अगर आता भी है इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन इफ वी लेट आवर गार्ड्स डाउन, अगर हमने अपने सावधानियां छोड़ दी, तो आपने अभी तुरंत देखा है कि क्या पिछले 3 महीनों में क्या क्या हुआ है, ये चीजें दोबारा भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा इसको याद रखना है और पैनिक नहीं करना है, वैक्सीन लेना है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। तो होपफुली अगर ये हम तीनों चारों काम करें तो तीसरी लहर इतनी खराब नहीं होगी। बिल्कुल जी, ठीक है। रमेश जुड़ गए हैं यमुनानगर से हमारे साथ एक दर्शक। रमेश जी, आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। रमेश जी, टीवी की आवाज आप म्यूट करिए पहले। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। रमेश जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सर। हेलो रमेश जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल करिए। ये डॉक्टर साहब, ये रमेश जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। चलिए, संपर्क कट गया। एक बार फिर से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर लें, वरना आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाएगी, डॉक्टर आपका सवाल नहीं सुन पाएंगे और आपको सही सलाह नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि या तो टीवी सेट से दूर हटकर बात करें या टीवी की आवाज़ को बंद कर लें। और सावधानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों के सवाल आ रहे हैं और उन पर डॉक्टर्स की सलाह आ रही है, वो यही बताती है कि सावधानी आपको बरतनी है। सिर्फ अभी नहीं बल्कि आगे तक भी मास्क ज़रूर लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, या कोशिश हो, आप ये कोशिश करें संभव हो तो साबुन से अपने हाथ बार बार धोते रहें, ताकि साफ़ सफाई जब रहेगी तो संक्रमण भी आपसे दूर रहेगा। और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीन एक बड़ा हथियार है कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित। अंकित जी, आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। हेलो, नमस्कार सर। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हेलो अंकित जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल करिए अपना। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कोरोना वैक्सीन डोज लगवाने के बाद उसकी वजह से फीवर आता है, तो उसमें हम जैसे मेडिसिन ले सकते हैं? अंकित जी, सवाल आप अपना पूरा करिए, आप क्या पूछ रहे हैं? वैक्सीनेशन को लेकर कोई सवाल है आपका? वैक्सीन लगाने के बाद जी, तो उसके बाद फीवर आता है सर, जैसे तो हम उसमें सर अपना मेडिसिन ले सकते हैं फीवर के लिए? जी अरुणेश जी, वैक्सीनेशन के बाद जी फीवर आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन के बाद फीवर आना कॉमन है, जैसे मैंने बताया दूसरे वैक्सीन के साथ भी आता था, इसमें भी आता है। नॉर्मली ये फीवर 24 से 48 घंटे में चला जाता है। अगर बुखार 100 डिग्री से ज्यादा हो, या कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि जॉइंट पेन हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, थकान जैसी लग रही है, तो आप एक पैरासीटामोल की टैबलेट, 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल आता है, फ्रीली आप उसको एक टैबलेट खा लें, उससे आपकी दर्द भी कम हो जाएगी और जोड़ों का दर्द भी कम हो जाएगा। 2 दिनों के बाद अगर ये बुखार रहता है तो वो वैक्सीन का बुखार नहीं है। बहुत लोग ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि उन्होंने वैक्सीन लिया, उसके बाद अगले दिन से उनको बुखार शुरू हुआ और उनको लगा कि ये बुखार 4-5 दिनों तक वैक्सीन के कारण ही हो रहा है जी। ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन का बुखार डेफिनेटली 24 से 48 घंटे में खत्म हो जाता है। उसके बाद का बुखार वैक्सीन का बुखार नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। उस केस में आपको जांच करानी चाहिए अगर वो रहा। चलिए, शुक्रिया अंकित जी जुड़ने के लिए, और उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा। जो डॉक्टर अरुणेश ने बातें कही हैं, आप उनका ध्यान रखें, उन बातों को फॉलो करते रहें और कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका ज़रूर पालन करें। जो गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई हैं उनका पालन करते रहें, और अगर ज़रा सा भी आपको संदेह होता है तो तुरंत आप अपनी जाँच करवाएँ, उसके बाद डॉक्टर से सलाह लें, दवाइयाँ लें, लेकिन लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ज़रा सी कोताही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। डॉक्टर अरुणेश, क्योंकि दूसरी लहर में हमने यही देखा कि पहली लहर जब खत्म हुई तो लोगों ने ये सोचा कि अब कोरोना चला गया, कोरोना अब नहीं आएगा। उसका नतीजा ये रहा कि ज़्यादा मात्रा में लोग संक्रमित हुए और सेकंड वेव में मृत्यु ज़्यादा हुई लोगों की। बिल्कुल। तो ये वायरस पिछली बार भी हमारी गलती ये रही कि जब जनवरी महीने में हमें लगा कि जब वेस्ट में काफी कोरोना फैला हुआ था और इंडिया में केसेस कम हो रहे थे, तो हमें लगा कि हमने जंग जीत ली, हमने वायरस को हरा दिया।
तब हमने देखा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में सर्ज हुआ तो भी हम चुप रहे। हमें लगा कि अरे शायद वो लोकल होगा, और फिर ये वायरस हमारे पास आ गया। वायरस ये हमें दिखता नहीं है, ये एक ऐसा चीज है जो हमारे आसपास है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। तो ऐसा दुश्मन जो ना दिखे वो डेंजरस है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो दुश्मन कहाँ है। तो उसके साथ तब तो यही एक रहता है कि आप जो इसके बचने के उपाय हैं उसको सजग वो लग के रखें, क्योंकि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च में हम भूल गए थे कि भारत में कोरोना आ सकता है। हम इलेक्शन में चले गए, हमने कुंभ बना लिया, हमने फंक्शन बना ली, हम लोग शादी ब्याह में लग गए, पार्टी मनाने लगे। ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर जब पेंडेमिक चल रहा हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वही वायरस आके हमें फिर से अफेक्ट कर सकता है, और वही हुआ। ठीक जी। इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि वायरस के नंबर्स, इन्फेक्शन रेट अब कम हो रहे हैं, लेकिन सबों से अनुरोध होगा कि प्लीज अपने कोरोना संबंधित जितनी जानकारियां दी गई हैं उसका पालन करें, और जब बाहर निकलते हैं मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ नहीं है। इस 3 महीने में अभी जो हमने हालत देखी है वो कभी अपने करियर में ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोग इमरजेंसी में पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बहुत हालत खराब थी। ये फिर से हो सकता है, अगर हमने सावधानी नहीं बरती ये चीजें फिर से हो सकती हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार जब लॉकडाउन खत्म होता है हम उसी तरीके से इसको ट्रीट करें, कहीं बाहर रहें, सारी सावधानियां रखें, और जब आपका टर्न आता है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने डॉक्टर अरुणेश कही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इन बातों को गौर से हमारे दर्शकों ने सुना होगा, उन पर अमल भी करेंगे। फिलहाल आज मुझे समय इतनी इजाज़त दे रहा है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुणेश, और साथ ही डॉक्टर सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सारी सलाह आपने लोगों को दी है। एक बार चलते चलते फिर से अपील करना चाहूँगा कि सावधानी बरतें, अपना बेहद ख्याल रखें, संक्रमण से बचे रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल आज कोविड ओपीडी में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बने रहिए।